हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी कक्षा। दिस इज फिजिक्स एडुकेटर अक्षय। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सीवीटी एमसीक्यू सीरीज का फिफ्थ वीडियो, दैट इज चैप्टर नंबर 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो ये जो चैप्टर है ये एक बहुत ही छोटा चैप्टर है और इस चैप्टर से पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि मैक्सिमम एक या दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चैप्टर मोस्टली कॉन्सेप्चुअल है, तो यहाँ पे हम इन बातों को समझते हैं कि किस तरीके से एक मैग्नेट बनती है या एक मैग्नेट क्या होती है। मतलब हम मैग्नेट की फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में समझना चाहते हैं कि एक बार मैग्नेट कैसे फॉर्म होती है, या फिर अर्थ में मैग्नेटाइजेशन कैसे आती है, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होती है किसी मटेरियल की वो किस चीजों पर डिपेंड करती है और वो क्या क्या होती है। तो जो लास्ट चैप्टर है वहां पे हमने मैग्नेटिज्म का वो पार्ट पढ़ा था जहां हमने ये देखा था कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। यहां पे हम ये देखने वाले हैं कि जब हम किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर देते हैं तो उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज या क्या बिहेवियर का चेंजेस आते हैं। सीरीज का फोकस आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाना और एमसीक्यू जो सीयूटी एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें एक स्ट्रेंथनिंग दिलवाना है। तो हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर में मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस इस तरीके से लेके आया हूं कि टॉपिक बाय टॉपिक एक तो आपका चैप्टर खत्म हो और एक तरीके से पूरा चैप्टर ओवरऑल हमारा खत्म हो जाए। जहां न्यूमेरिकल होते हैं वहां न्यूमेरिकल भी डाले गए हैं, लेकिन ये जो चैप्टर पर्टिकुलरली इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे और काफी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं। तो वो हमें इस वीडियो से उसकी बहुत हेल्प होगी, सो दैट एक बार आप जब ये क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको और एडिशनल कोई कॉन्सेप्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ऑल्सो रिवीजन के लिए मैंने आपको बताया था पहले भी कि हमारी एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप उनको डाउनलोड कर दीजिए। क्योंकि जब आप एंड में एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कुछ फॉर्मूले और डायरेक्ट क्रिस्प कॉन्सेप्चुअल बातें पता होनी चाहिए जो नोट से बहुत जल्दी रिवाइज हो जाती है। तो आप डाउनलोड कर लेंगे तो काफी हेल्प होगी आपको अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। क्वेश्चन जब हम आपको करवाएंगे, जब मैं क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, तो एक बात का ध्यान रखना है कि एक ही क्वेश्चन से और भी जो मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं डिस्कस करता हूं। तो अगर मान लीजिए हमारे सेशन में 35 क्वेश्चन है तो वो एक्चुअली 35 क्वेश्चन नहीं है, वो लगभग लगभग 45 से ऊपर क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम और एडिशनल बातें भी इसमें कवर करते हैं कि इससे और क्या हो सकता था, इससे और क्या बन सकता था। ठीक है, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर सोचने की कोशिश कीजिए और फिर आंसर को देखिए किस तरीके से मैं अप्रोच करता हूं, देखिए। तो इससे आपकी भी सेल्फ लर्निंग काफी इंक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो क्वेश्चन है ये रिफर करता है मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। देखिए, जो मटेरियल मैग्नेटाइज हो सकते हैं, जितने भी मेटल, देखिए पहले तो मेटल ही मैग्नेटाइज हो सकते हैं लार्जली, और जो भी मेटल्स मैग्नेटाइज हो सकते हैं उनके अंदर से आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होगी। एक तरीके से वो मैग्नेटिक फील्ड निकल के उनको क्या करती है, मैग्नेटाइज करती है। लेकिन ऐसे भी मेटल होते हैं जो मैग्नेटाइज नहीं हो सकते हैं, जिनको हम नाम देते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो इनमें से जो भी डायमैग्नेटिक होगा वो आपका मैग्नेटाइज नहीं हो सकता होगा, तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकलेंगी या वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा। तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है इन सारे ऑप्शंस में से वो है हमारे पास कॉपर। तो कॉपर क्या है, एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है, और डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर रहे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a magnetic material is placed in a magnetic field, the magnetic field inside the material compared to the outside material outside will be। देखिए, बोला गया है कि डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप कभी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो किस तरीके से बिहेव करता है, उसके बिहेवियर को हम रिप्रेजेंटेशन से चेक करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक मटेरियल है जो डायामैग्नेटिक है, तो जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड को रखेंगे आप देखेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर रहा होगा, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से ज्यादा पास नहीं होने देगा। तो हम कह सकते हैं कि रिलेटिवली जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, इस प्लेस द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल विल बी स्लाइटली लेस देन आउटसाइड। तो अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है विल बी लेसर कंपेयर टू आउटसाइड। तो द ऑप्शन विल बी राइट, ऑप्शन विल बी ए ऑप्शन, क्योंकि बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल की वजह से होगी,
लेकिन अंदर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के भी इफेक्ट को नहीं आप एक्ट करने देगा, और अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड आप देखेंगे वो थोड़ी सी आपको कम मिल रही है। द परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, है ना। अब परमानेंट मैग्नेट किससे कैरेक्टराइज होती है, तो ये सीधे क्वेश्चन जाता है मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी पे। और अगर मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टीज की बात करेगा तो जो रेफरेंस है वो हिस्टेरिसिस लूप से है। पहले मैं आपको हिस्टेरिसिस लूप बता देता हूं, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हिस्टेरिसिस लूप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इस पे जब क्वेश्चन आता है तो बच्चा थोड़ा सा फंस जाता है। तो हिस्टेरिसिस लूप क्या है, देखिए, जब भी आप किसी मटेरियल को, या कहना चाहिए मैग्नेटिक मटेरियल को, ये एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो आपको पता है वो मैग्नेटाइज होता है। उसके जो डोमेन्स होते हैं उसके अंदर जो छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल मैग्नेट जो इलेक्ट्रॉन की वजह से आते हैं, वो अलाइन होते हैं। तो अभी हमें बस ये समझना है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक मैग्नेटिक मटेरियल को ले रहे हैं और उसको पहले मैग्नेटाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, फिर हम मैग्नेटिक फील्ड हटा रहे हैं तो डीमैग्नेटाइज हो रहा है। अब देखिए, ये पहले कुछ मैग्नेटाइज हुआ, कुछ सर्टेन मैग्नेटाइजेशन पे गया, और फिर जब अपने तो ये वाला जो आपका ये है, ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ये है आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो उस मटेरियल में इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि मटेरियल क्या होगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो जब आपने उसे मैग्नेटाइज किया तो वो एक सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड पे पहुंच गया, लेकिन जब आपने एक्सटर्नल फील्ड हटाई तो आपने देखा उस मटेरियल ने फिर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड गेन कर ली। एक्चुअली ये जो गेन है इसी को हम रिटेंटिविटी या रिटेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यही डिसाइड करता है कोई मटेरियल ज्यादा रिटेन करेगा तो वो अच्छी परमानेंट मैग्नेट बन सकता है, नहीं करेगा तो वो नहीं बन सकता। अब हमने क्या रिवर्स डायरेक्शन में फील्ड को अप्लाई किया सो दैट इसको डीमैग्नेटाइज करें। हम इसे जीरो मैग्नेटिक फील्ड पे ले आए और फिर हम इसको मैग्नेटाइज करते गए, और इस तरीके से हमने इसका एक कंप्लीट साइकिल फॉर्म कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल, परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या होना चाहिए। तो परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये वाला जो पार्ट है, जो ये पार्ट है आपका, ये बड़ा होना चाहिए और ये पार्ट स्मॉल होना चाहिए। तो जो ब्लू पार्ट है वो आपका क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। क्यों स्मॉल होना चाहिए, सॉरी, क्या बोला जा रहा है, नैरो हिस्टेरिसिस लूप, ब्रॉड हिस्टेरिसिस लूप, हाई मैकेनिकली हार्डनेस ऑल ओवर मैकेनिकली हार्ड सरफेस। अच्छा, ये होना चाहिए आपका एक्चुअली में ब्रॉड। क्यों ब्रॉड होना चाहिए, देखो सिंपल है, परमानेंट मैग्नेट है। एक अच्छी परमानेंट मैग्नेट वही है जिसको डीमैग्नेटाइज करने में क्या लगे, ज्यादा हमें एफर्ट लगे। तो ये वाला पार्ट लेकिन उसका काफी लॉन्ग होना चाहिए। तो ये लॉन्गनेस ये बताता है कि इस तरीके से भी ये लंबा होना चाहिए सो दैट ये हाई या ज्यादा अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिटेन करे। और ब्रॉडर पार्ट ये बताता है आपका कि आपकी जो एक तरीके से रिटेंटिविटी है या कोर्सिविटी है, यहाँ पे आपकी कोर्सिविटी प्रॉपर्टी आती है। कोर्सिविटी क्या है कि भाई कितना अपोज करता है वो एक बार मैग्नेटाइज है, तो वो भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें वो ब्रॉडनेस और नैरोनेस पे पूछ रहा है, तो क्या होना चाहिए ग्राफ, जो हिस्टेरिसिस लूप है, ये जो कर्व बनता है इसे हिस्टेरिसिस लूप कहते हैं, ये ब्रॉड होना चाहिए। बेसिकली ये जो कर्व है, इस पूरे कर्व को हम कहते हैं हिस्टेरिसिस लूप। ठीक है, हिस्टेरिसिस लूप। तो हिस्टेरिसिस लूप की कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए परमानेंट मैग्नेट के लिए, ये आपका ब्रॉड होना चाहिए। अच्छा, यहीं पे अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए लिख सकते हैं आप, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए यही क्या होता, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या पर्पस है भाई, उनको आप मैग्नेटाइज करें, उनका काम करें, मतलब उनको इलेक्ट्रिक करंट देकर उन्हें मैग्नेट बनाए और उन्हें जल्दी से डीमैग्नेटाइज भी कर लें। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर आप मैग्नेटाइज करेंगे और मैग्नेटाइज ही रह जाए तो भाई जब आप नहीं चाहते तब भी वो चीजों को अट्रैक्ट करते रहेगी। ऐसा हम नहीं चाहते, तो उनको फास्ट डीमैग्नेटाइजेशन भी चाहिए होता है। अगर उनको फास्ट डीमैग्नेटाइजेशन चाहिए होता है तो उनका ये जो पार्ट है, ये पार्ट उनका नैरो होना चाहिए।
तो कैसा हिस्टेरिसिस लूप होना चाहिए? नैरो हिस्टेरिसिस लूप आपका होना चाहिए। ठीक है, चलिए। The area of BH loop for soft iron as compared to that of steel will be more, will be less, will be equal, will be zero, will be less. जो एरिया होता है सॉफ्ट आयरन कोर का वो क्या होता है? लेस होता है। जो हिस्टेरिसिस लूप होता है नैरोड होता है वो, है ना। तो मैग्नेटाइजेशन तो उसकी फिर भी सिमिलर होती है, लेकिन जो अपोजिट टोर्सिविटी होती है वो कम हो जाती है सॉफ्ट आयरन की, तो उसका जो एरिया आता है वो कम आता है, लेस आता है। द वैल्यू ऑफ, कौन से एरिया की बात चल रही थी? इस एरिया की बात चल रही थी, ठीक है। ये है आपका एरिया। तो ये कम कब होगा? जब ये नैरो होगा। तो सॉफ्ट आयरन का क्या याद रखना है? जो एरिया है वो नैरो होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि सॉफ्ट आयरन की जो कोस्टिविटी होती है, ये भी आप यहां से रिड्यूस कर सकते हैं, इज लेस देन 3। एक और इंटरेस्टिंग बात, कोस्टिविटी क्या होती है? द टेंडेंसी टू अपोज, टेंडेंसी टू अपोज इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन। तो जो मैग्नेटाइजेशन उसमें इंड्यूस्ड हो गई है उसको अपोज करने की टेंडेंसी को हम बोलते हैं फोर्सिविटी। ठीक है जी, चलिए। ये तो कहीं गलती से डल गया। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी फॉर सुपर कंडक्टर इज, अब सुपर कंडक्टर जो होते हैं देखिए, तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो चीज है बेसिकली काई से आप इसको डिफाइन करते हैं। ये आती है आपकी म्यू रिलेटिव -1, ठीक है। रिलेटिव परमिएबिलिटी -1, तो ये है आपकी रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है। अब देखिए रिलेटिव परमिएबिलिटी की अगर हम बात करें तो 3 टाइप के मटेरियल स्टैंडर्ड होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है फेरोमैग्नेटिक, जो बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हो सकता है। फिर होता है आपका पैरामैग्नेटिक, और आपका होता है डायमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक की रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है वो 1 से बड़ी होती है। डायमैग्नेटिक की भी, मतलब इसकी 1 से बहुत बड़ी होती है, इसकी 1 से थोड़ी सी बड़ी होती है, और इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से छोटी होती है। मतलब कि अगर हम देखें तो इसकी ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव आती होगी, इसकी ससेप्टिबिलिटी भी पॉजिटिव आती होगी, और इसकी ससेप्टिबिलिटी आपकी नेगेटिव आती है। ये तो हो गई 3 स्टैंडर्ड मटेरियल की स्टडी। लेकिन अगर हम सुपर कंडक्टर की बात करें तो उनकी ससेप्टिबिलिटी -1 होती है, नेगेटिव होती है। वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि भाई जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं उसमें इतना कम डोमेन बनने की स्ट्रेंथ होती है कि वो मैग्नेटाइजेशन नहीं दिखा सकते, तो उनकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा क्या होती है, अगर हम कहें एक तरीके से कम होती है। तो या फिर हम कह सकते हैं उनकी परमेबिलिटी कितनी होती है? 0 होती है। तो यहीं से हमें समझ आ रहा है कि सुपर कंडक्टर की जो परमेबिलिटी होती है, रिलेटिव परमेबिलिटी, वो 0 होती है लगभग। कि जो म्यू आर होती है, रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, वो कितनी होती है? 0। तो ये भी हमें यहाँ सीखने को मिलता है। ये देखिए, यही आपको इस सीरीज से समझना है कि बहुत सारी ऐसी कॉन्सेप्चुअल बातें हैं जिनको याद करना या ढूंढना मुश्किल होता है, वही हम यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में लेके आते हैं, सो दैट एक बार आपने देख लिया आपको हमेशा के लिए बात याद रह जाएगी। क्योंकि जब आप एमसीक्यूज करते हैं तो वहां पे आपसे कोई रीजनिंग बहुत ज्यादा नहीं पूछ रहा होता, rather देन आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सही टाइम में, कम से कम टाइम लेके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आंसर करें और सही आंसर करें। टू अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स ऑफ स्ट्रेंथ 10 of unit 10 each are held in air at a distance of 0.1 meter from each other. What is the magnetic force of attraction between them? देखिए, तो जो मैग्नेटिक मोनोपोल्स होते हैं उनको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट्स से m1 है, ये ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट है तो एक को +10 बोल देते हैं,
एक को हम -10 बोल देते हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.1 मीटर है। तो बड़ा सिंपल है, जब दो अपोजिट पोल्स होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। तो इस जो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है, वो मैग्नेटिक फोर्स जब हम निकालेंगे दोनों मोनोपोल्स के बीच में, तो उसकी वैल्यू आती है μ0/4 इंटू m1m2/r²। बिल्कुल ये चार्ज के बीच में फोर्स निकालने जैसा ही है, क्योंकि हमने एक्चुअली में मैग्नेट को चार्जेस की तरह, जैसे यूनिट चार्जेस होते हैं वैसे यूनिट मोनोपोल्स बना ली। हमने एक मैग्नेट को दो छोटे छोटे मोनोपोल्स में तोड़ दिया, बिल्कुल चार्जेस वाली फिलॉसफी लगा दी है। तो यहाँ पे हम देखिए, इसका हमें पता है 10⁻⁷ वैल्यू आता है, m1 10 है, m2 10 है, और ये आ जाएगा 10⁻², क्योंकि 10⁻1 का स्क्वायर हम लेंगे तो 10⁻² हो जाएगा, और आंसर आपका जाएगा 10⁻³ न्यूटन। तो द राइट ऑप्शन विल बी 10⁻³ न्यूटन। एक मिनट देख लेते हैं, क्या हमारे पास यहाँ पे कोई 3 कुछ नहीं आएगा। ओके, -5 एंड देन +2 am है, यहाँ पे हमारे पास 0.1 मीटर है, यहाँ भी कोई इशू नहीं है, यहाँ भी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक ऑप्शन में सर्टेन मिस्टेक होगी। यहाँ पे ये आएगा आपका 10⁻³ होगा, यहाँ पे 1 × 10⁻³ दैट इज डी ऑप्शन। चलिए, द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज एम्पियर पर मीटर, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो जो SI यूनिट होती है आपकी वो होती है एम्पियर मीटर, याद रखिएगा। द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। इनमें से कौन सा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, कॉपर इज अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। जस्ट को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करने वाला है। द डोमेन फॉर्मेशन इज नेसेसरी फीचर ऑफ, देखिए तो डोमेन इनमें से किसका नेसेसरी फीचर है, तो एक्चुअली में जो डोमेन फॉर्मेशन है देखा जाए वो फेरोमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म दोनों का ही नेसेसरी फीचर है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में बोथ BNC नहीं दिया है, तो हमारा फेरोमैग्नेटिज्म एक बेटर आंसर होगा। वैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल में भी डोमेन फॉर्मेशन ही होता है, लेकिन माना जाता है कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनमें मैग्नेटाइजेशन के रीजन और भी हो सकते हैं, लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो रीजन है दैट इज ऑलवेज डोमेन। डोमेन क्या होते हैं, मैं इस पे आपको थोड़ी सी इस पे बात कर देता हूं। डोमेन आर स्मॉल मैग्नेट्स फॉर्म्ड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो जो आपके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, कंटिन्यूअस रोटेशन में होते हैं। और जब वो रोटेशन में होते हैं तो उस दौरान वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस करें तो वो क्या हो गए, खुद में वो मैग्नेट हो गए। तो वो स्मॉल इलेक्ट्रॉन, घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आप में एक डोमेन होता है, ठीक है। तो हर एलिमेंट के पास डोमेन्स होते हैं, लेकिन जब एटम बहुत सारे जुड़ के मॉलिक्यूल बनाते हैं तो नेचर की एक बेसिक सी थ्योरी है, वो अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है या लीस्ट पॉसिबल एनर्जी पर रहना चाहता है। तो वो इस तरीके से एटम अरेंज होते हैं कि नेट जो डोमेन आ जाते हैं वो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जिनके पास वो डोमेन प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऐसे अभी भी इलेक्ट्रॉन है जिनकी मैग्नेटिक फील्ड अलाइन होकर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है, उनको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जैसे आयरन को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो आप देखेंगे थोड़ी देर में उसके सारे के सारे एटम्स अलाइन हो जाएंगे एक सर्टेन डायरेक्शन में और वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वैसे मटेरियल को हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या फेरोमैग्नेटिज्म का नेसेसरी कॉन्सेप्ट है ये। चलिए, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज टाई एट 27 डिग्री सेल्सियस। एट व्हाट टेम्परेचर विल द ससेप्टिबिलिटी बी 0.5x। तो सिंपल चीज आपको याद रखनी है, जो ससेप्टिबिलिटी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये रिलेशन आपको याद रखना है। तो ψ1/ψ2 will be equal to
नीचे जाएगा T1, ऊपर जाएगा T2। अब क्योंकि यहाँ टेम्परेचर रखना है तो आपको इसको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, तो इसमें अगर मैं 227 में 273 का ऐड करूं तो ये आपका 300 केल्विन आ रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका शाय 0.5 शाय, और ये आ जाएगा T2 अपॉन 300, ये आपका 1/2 आएगा। तो T2 की जो वैल्यू है वो आ रही है आपकी 300 इंटू 2, दैट इज 600 केल्विन। अब अगर आपको डिग्री सेल्सियस में से कन्वर्ट करना है तो ये जाएगी 600 माइनस 273, दैट इज 327 डिग्री सेल्सियस। तो द राइट ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन। तो यहाँ पे जो याद करने वाला रिलेशन हुआ वो हमारा ये रिलेशन हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं परमिएबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी ये सब कम होती है, मैग्नेटाइजेशन स्ट्रेंथ कम होती है चीजों की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। A natural bar magnet is always suspended in north-south direction, always has two poles, is made of iron in its alloy, all of the above। बिल्कुल। तो जो नेचुरल बार मैग्नेट होती है उसमें दो पोल तो होते ही होते हैं हमेशा। अगर आप उसको फ्रीली छोड़ेंगे तो अपने आप को वो मेन अर्थ के नॉर्थ साउथ पोल से अलाइन कर लेगी, और वो बनी भी आयरन और आयरन ओर्स की होती है। तो क्योंकि ये तीनों सही है तो जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। तो ध्यान से देखना है ऑप्शन को, जल्दबाजी नहीं करनी है कि पहला ऑप्शन देखा ठीक लग रहा है टिकला के आगे निकल गए, नहीं, देखो कि क्या और भी बेटर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। Two magnets have the same length and same pole strength, but one of magnet has a small hole at its center. Then किसका मैग्नेटिक मोमेंट कम होगा? देखिए, तो जो वैसे मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन एक चीज आपको याद रखना है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो ओवरऑल एरिया पे डिपेंड करता है ना। तो अगर किसी भी मैग्नेट का एरिया कम हो रहा होगा तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी कम होगा। तो जिसमें होल होगा, है ना, उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? देखिए, बोथ हैव इक्वल मैग्नेटिक मोमेंट, नहीं। वन विथ होल हैज स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट, ये ठीक लग रहा है। वन विथ होल हैज लार्ज मैग्नेटिक मोमेंट, नहीं। वन विथ होल लूजेस द मैग्नेटिज्म थ्रू आउट द होल, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं होता। बस क्योंकि एरिया, ये डोमेन कम है, ऐसे आप समझ सकते हैं। अगर डोमेन कम है तो मैग्नेटिक मूवमेंट पे फर्क पड़ता है। उतने एरिया में नहीं होंगी ना मैग्नेट्स, वो छोटे छोटे डोमेन्स नहीं होंगे, तो मैग्नेटिक मूवमेंट पे उससे फर्क पड़ता है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। Due to a bar magnet do not intersect which cause a point always has a single net magnetic field. The lines have similar charges and so repel each other. The lines always diverge from single point, none of the above। तो इसका सिंपल सा आंसर होता है फर्स्ट ऑप्शन। किसी भी एक सिंगल मैग्नेट के लिए अगर आप देखेंगे तो उसकी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। मतलब मान लीजिए एक लाइन यहां से ऐसी जा रही है और एक लाइन ये है, तो ये इंटरसेक्ट कभी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती इंटरसेक्ट? क्योंकि बाय चांस ये अगर इंटरसेक्ट करती है यहाँ पे तो क्या होगा? यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि आप दोनों डायरेक्शंस, दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की टेंजेंट्स बना सकते हैं। ये टेंजेंट 1 हो गई, ये टेंजेंट 2 हो गई, और टेंजेंट जो है वो डायरेक्शन देती है। तो ये डायरेक्शन 1 हो गई, ये डायरेक्शन 2 हो गई। इसका मतलब कहा यह जा रहा है कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी कितनी डायरेक्शन आ रही है? दो दो डायरेक्शन आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो एक सेम पॉइंट पे मल्टीपल डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं होती हैं, इसलिए आपका जो है वो एक तरीके से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। तो पॉइंट ऑलवेज हैज अ सिंगल मैग्नेटिक फील्ड, मल्टीपल मैग्नेटिक फील्ड वहां पे नहीं हो सकती। If the magnet is cut into 4 equal parts such that the length and breadth are equal, then the pole strength of each part is। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक मैग्नेट ऐसे है, तो इसमें कटिंग ऑफ मैग्नेट का कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। मान लीजिए आपके पास एक मैग्नेट है, अब 4 इक्वल पार्ट का मतलब क्या है? आपने पहले उसे ऐसे कट किया, तो हम एक एक करके समझेंगे। अगर किसी मैग्नेट को ऐसे कट किया जाता है, मान लीजिए जो पहले मैग्नेट थी, ये पहले मैग्नेट थी और ये रही आपकी बाद की मैग्नेट, है ना।
ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ का मैग्नेटिक मोमेंट इसका m था और इसका माइनस m था। तो जब आप इसको ऐसे कट करेंगे तो जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसका m और नीचे वाले का भी m होगा, कोई चेंज नहीं आएगा इनके मैग्नेटिक मोमेंट पे, इन दोनों के पार्ट में। तो ये भी माइनस m और ये भी माइनस m होगा। तो यहां जब हम अलोंग दी लेंथ कट करते हैं तो कोई फर्क नहीं आता, लेकिन जब फर्दर कट करेंगे इसको ऐसे, तो जो ये पार्ट बचेगा, ये जो छोटू सा पार्ट बचा है आपका, इतना सा जो पार्ट बचा है ये वाला पार्ट, अगर हम इसकी बात करें, अगर हम सिर्फ इस वाले पार्ट की बात करें, जो 1/4 पार्ट हमारा बच रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो देखिए, तो हमने जब इसे ऐसे कट किया तो कोई फर्क नहीं आया। कैसे? ऐसे में कोई फर्क नहीं आया जब तक हमने ऐसे कट किया, लेकिन द मोमेंट हमने इसको बीच में से परपेंडिकुलर टू लेंथ कट किया, तो आप देखेंगे क्योंकि लेंथ कट हुई है और मैग्नेटिक मोमेंट लेंथ पे डिपेंड करता है, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट सारा का सारा हाफ हो जाएगा। मतलब अगर हम सिर्फ इस पार्ट की बात करें तो मैग्नेट को जब ऐसे हमने कट किया तो कोई ऐसे दो मैग्नेट बनाने में कोई फर्क नहीं आता है। अगर लेंथ में चेंज नहीं हो रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, इन दोनों मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम होगा। लेकिन जब आप इसको इस तरीके से कट कर देंगे, लेंथ को भी आधा कर देंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन है वो ये है। जो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है स्मॉल m इंटू लेंथ ऑफ मैग्नेट, और अगर लेंथ आधी होगी तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट भी आधा होगा। A bar magnet of magnetic moment m1 is axially cut into two equal parts। तो axially कट करने का क्या मतलब हुआ? अभी मैंने आपको बताया axially कट करने का मतलब हुआ एक्सिस के अलोंग, मतलब आपने उसको एक्सिस के अलोंग कट कर दिया। तो मान लीजिए आपने उसको ऐसे कट कर दिया, ठीक है, तो अब दो मैग्नेट बन गई हमारे पास, एक ये ऊपर वाली मैग्नेट, और हमने कैसे रखा है दोनों मैग्नेट को, देखो, इफ दीज टू मैग्नेट्स आर अरेंज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और दूसरी को मान लो हमने ऐसे रख दिया, ठीक है। जैसे कलर चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं रेड। तो अब पूछा हमारा नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। देखो सिंपल है, तो जब इसका मैग्नेटिक मोमेंट m और माइनस m था, मैंने आपको बताया लॉन्ग दी लेंथ कट करते हैं कोई चेंज नहीं आता, तो m माइनस m रहेगा, और इसका भी एक तरीके से m माइनस m ही रहेगा। तो कुल मिला के मैग्नेटिक मोमेंट में कोई चेंज नहीं आया। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। अगर इसका m था तो इसका भी m ही है, कोई चेंज नहीं आया, और इसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ऐसी होगी। तो इन दोनों का नेट कितना आएगा? इन दोनों का नेट आएगा, अंडर रूट ऑफ वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2mm cos 90, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर रखे हुए हैं। ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया, ये आ गया m√2। मतलब जो नई हमारी मैग्नेटिक सिचुएशन बन रही है उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट m√2 आएगा। तो अगर हम पहली वाली और बाद वाली सिचुएशन को देखें तो पहले का m था और बाद का m√2 आ गया। तो इस तरीके से हमारा जो सही ऑप्शन है वो आ गया 1/√2, है ना। एक और बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक ऑप्शन, सी ऑप्शन। चलिए अब देखिए, अब हम मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटाइजेशन को समझ रहे हैं, लेकिन मूविंग चार्ज से कैसे वो मैग्नेट बनती है, देखो आपको इस क्वेश्चन समझ आएगा। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिटल ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम विद अ स्पीड ऑफ इतना, मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस ड्यू द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। देखिए, तो बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। देखो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को करंट की तरह कंसिडर कर लें, भाई करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला देखूं, इसको रिलेट करने की कोशिश करूं, देखो बड़ा आसान होगा। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला कहता है कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट फॉर अ करंट कैरिंग कंडक्टर, किसके लिए? फॉर अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये है आपका
फॉर करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या होता है? करंट कैरिंग लूप कह लीजिए, वो ज्यादा बेटर होता है। करंट कैरिंग कंडक्टर की जगह करंट कैरिंग लूप होना चाहिए तो ज्यादा बेटर हो, क्योंकि लूप एक्चुअली मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करे। तो क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, करंट और एरिया। भाई क्योंकि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए? 1। करंट कितना हो गया? चार्ज अपॉन टाइम, है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही करंट है। और ए हो गया आपका एरिया। देखो चार्ज की वैल्यू कितनी है? इलेक्ट्रॉन है तो -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। टाइम की वैल्यू कितनी है? तो आपको टाइम नहीं दिया, आपको टाइम तो नहीं दिया, लेकिन आपको पता है आप टाइम कैसे निकाल सकते हैं। तो आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके, है ना? ऐसे करके टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब वेलोसिटी, और एरिया आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, द एरिया ऑफ कवर्ड सर्कल, लूप का जो एरिया है। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से आर भी कैंसिल हो गया, थोड़ी कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। तो मैग्नेटिक मोमेंट आपका आ रहा है, माइनस प्लस मैटर नहीं करता, है ना? माइनस प्लस हमें बस ये दिखाते हैं किस डायरेक्शन का मैग्नेटिक मोमेंट हो। तो ये आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू रेडियस कितनी है? 1 एंगस्ट्रॉम, तो 10⁻⁻10 डिवाइड बाई 2, और वेलोसिटी भी ऊपर चली जाएगी 4 इंटू 10⁻⁴। तो ये आपका हो गया 2, 16 दूनी 32, 3.2 वाला ऑप्शन होगा आपका, इंटू 10⁻⁻, देखिए 19 और 10 कितना हो गया? 19 और 10 हो गया 29, में से 4 गया -25 बचना चाहिए। तो -25 वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका आंसर होगा। 3.2 इंटू 10⁻⁻25 यूनिट्स। अब जो भी यूनिट इसकी आएगी मैग्नेटिक मोमेंट की वो आप लिख सकते हैं। वैसे यहां से पता चल जाएगा नंबर ऑफ टर्न की कोई यूनिट नहीं है, करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो देखो एम्पियर मीटर स्क्वायर आपकी यूनिट भी ठीक आ रही। ठीक है, चलिए। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट इज, तो मैग्नेटिक मोमेंट अभी हमने देखा कि मैग्नेटिक मोमेंट का जनरल फॉर्मूला होता है NIA। अगर हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्न 1 हो जाएगा। करंट को हम उसका चार्ज अपॉन टोटल टाइम लिख सकते हैं, और हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर हम टाइम की बात करें तो उसको हम 2 पाई आर अपॉन वी लिख सकते हैं, और पाई इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे हम पाई से पाई को कैंसिल, आर से आर को कैंसिल कर देंगे, वी हमारा ऊपर चले जाएगा, आंसर हो जाएगा EVR अपॉन 2। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं करने वाला हूं। मुझे पता है इलेक्ट्रॉन के लिए बोर का मॉडल हम अप्लाई कर सकते हैं, और बोर का मॉडल ये कहता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का, जो कि MVR होता है, वो NH अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें हम, तो यही MVR हमारा H अपॉन 2 पाई के इक्वल आ जाता है। मतलब कि मैं अगर यहां से देखूं तो मैं VR की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं। कितनी आ रही है VR की वैल्यू? देखिए जरा, तो जो VR की वैल्यू वो आ रही है H अपॉन 2 पाई M। यहाँ पे M क्या होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसको हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। तो जरा E इंटू एच अपॉन 2 पाई ME, और एक तो यहाँ पे और भी है, तो इसका मतलब जो सही ऑप्शन हमें लग रहा है वो लग रहा है बी ऑप्शन, EH अपॉन 4 पाई ME। दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिलेटेड रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रू। अभी हमने एक सॉल्व किया, देखिए अभी हमने बताया आपको कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसको हम म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होता है? वो होता है आपका NIA। इसको हम और सॉल्व करते हैं, तो N आपका क्या है? नंबर ऑफ टर्न है, वो तो 1 ही होता है क्योंकि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। I जो है वो होता है चार्ज अपॉन टाइम, और एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर।
हम इसको 2πr/v लिखते हैं, v को ऊपर ले जाते हैं और ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई, आर से आर कैंसिल, EVr/2। अब क्योंकि मुझे एंगुलर मोमेंटम यहां पे लेके आना है, तो मैं मास का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये टर्म अब मेरी क्या बन जाएगी। देखिए ये वाली टर्म, ये जो टर्म है मेरी, वो मेरी क्या बन जाएगी, वो मेरी एंगुलर मोमेंटम की टर्म बन जाएगी, MVR। इसको मैं चाहूं तो अपने लिए एंगुलर मोमेंटम लिख सकता हूं, तो आंसर हो जाएगा LE/2ME। ऑब्वियस ही बात है नेगेटिव में आएगा ये, क्योंकि आपका जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसके जस्ट ऑपोजिट आपका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो जो आंसर आपका आएगा वो आ जाएगा LE/2π। अब ऐसा क्यों कहा हमने, ये भी मैं आपको बताता हूं। देखिए जरा, देखिए मान लीजिए आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे मूव कर रहा है, तो आपका ये होता है एंगुलर मोमेंटम R×V। तो ये अगर आपका V है और ये अगर आपका R है, तो R×V कहां आ रहा है, बाहर आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, R×V कहां आ रहा है, बाहर आ रहा है। मतलब कि आपका एंगुलर मोमेंटम जो है वो आ रहा है K कैप में। लेकिन अगर मैं यहां पे देखूं कि मेरा जो करंट है वो कहां आ रहा है, तो मेरा करंट, अगर इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन ये आएगी, इफेक्टिव ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन होती है। और करंट की डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक मोमेंट अंदर आएगा। तो जो मेरा मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी डायरेक्शन आ रही है अंदर, तो मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो जो मैग्नीट्यूड है वो है LE/2ME, लेकिन साइन जो है दोनों का ऑपोजिट आएगा, तो ऑप्शन सी होगा। सी और डी में कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन आप डायरेक्शन का याद रखिएगा, दोनों ऑपोजिट होते हैं, एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट। चलिए, an electron of charge E moves in a circular orbit of r around the nucleus at the frequency nu, the magnetic moment associated with the orbital electron। ये अभी हमने किया है ना। अब फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में देखना है तो भी सिंपल है, नंबर ऑफ टर्न 1 हो गया, करंट आपका E/टाइम हो गया, और ये आपका πr² हो गया। अब ये टाइम 1/टाइम को आप फ्रीक्वेंसी लिख दिए, तो E/न्यू πr², ये आपका जो है मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। तो आंसर आ जाएगा E/न्यू πr², दैट इज ए ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, यहां पे हमें उसे 2πr/v से रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। Which of the following point lies in the region of highest magnetic field strength। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पे। तो आपको याद रखना है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन में गैप ज्यादा होता है ना, तो जहां गैप ज्यादा होता है, गैप जहां पे लार्ज होता है, वहां पे फील्ड जो वी होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो वीक होती है। तो स्ट्रेंथ हाईएस्ट कौन सा होगा, तो जहां पे भाई गैप कम होगा, तो जहां पे आपका गैप स्मॉलेस्ट, वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। तो आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां है, वो पी पे है। ठीक है, ए ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए, अ करंट लूप बिहेव्स ए सिस्टम ऑफ, एज अ रिजल्ट इट एक्ट्स लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल। सिस्टम ऑफ व्हाट, सिस्टम ऑफ मैग्नेटिक पोल, सिस्टम ऑफ चार्जेस बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दी। तो सिस्टम ऑफ मैग्नेटिक पोल, एक्चुअली करंट कैरिंग लूप जो होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो वो ऑटोमेटिक डायपोल्स बना लेता है। कैसे, देखो यहां से क्लॉकवाइज करंट है, तो हमें पता है यहाँ वो साउथ पोल बना रहा होगा, और अगर हम पीछे से देखेंगे तो नॉर्थ पोल दिख रहा होगा। तो हम कह सकते हैं भाई कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी डायपोल, सॉरी एक मोनोपोल है +m का पीछे की तरफ, और यहाँ पे इक्वल -m का मोनोपोल है। तो मैग्नेटिक पोल की तरह बिहेव करने लगते हैं उसके दोनों साइड एक मैग्नेटिक लूप के, तो इसलिए हम उसे डायपोल भी कहते हैं, इसलिए हम उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालते हैं। The magnetic field produced by dash at any point on axial line is same as that of bar magnet। तो आपको पता है भाई डायपोल की एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, यूनिफॉर्म नहीं होती। देखो, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो बार मैग्नेट होती है, हमें सिंपल पता होना चाहिए, जो बार मैग्नेट होती है वो इक्विवेलेंट होती है, वो इक्विवेलेंट होती है
एक सोलेनॉइड के। तो जैसे सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर यहाँ पे इसका नॉर्थ है और इसका साउथ है, और बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो आउटसाइड द मैग्नेट वो नॉर्थ टू साउथ होती है और इनसाइड द मैग्नेट वो साउथ से नॉर्थ होती है। इसी तरीके से अगर मैं करंट कैरिंग सोलेनॉइड की बात करूं तो यहाँ पे अंदर जा रहा है तो ये साउथ, ऐसा क्लॉकवाइज करंट है, यहाँ नॉर्थ, तो इसमें भी आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ आएगी और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ आएगी। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है अंदर की तरफ बार मैग्नेट में, यहाँ भी फील्ड यूनिफॉर्म होती है। तो जो बार मैग्नेट है वो हमेशा एक सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है, ये आपको बात याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट, एक या मल्टीपल स्टेटमेंट ठीक हो सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि क्योंकि ये सीयूटी होगा तो इसमें एक ही स्टेटमेंट ठीक होगा। अगर मल्टीपल ठीक होंगे तो और ऑप्शन दिए होंगे कि ए और बी सही, बी और सी सही, इस तरीके से। मैग्नेटिक फिनोमिना नॉट यूनिवर्सल इन नेचर, द नेम लोडस्टोन, मैग्नेटिक फिनोमिना नॉट यूनिवर्सल, ठीक है, ये बात तो ठीक है भाई। नहीं, ये बात तो गलत है, मैग्नेटाइजेशन तो एक फंडामेंटल फोर्स है, फंडामेंटल नेचर है यूनिवर्स का, तो ये तो गलत बात है। द नेम लोडस्टोन, लोडस्टोन गिवन टू नेचुरली ऑकरिंग आयरन ओर, मैग्नेट मींस लीडिंग स्टोन, ये बिल्कुल ठीक बात है भाई। लोडस्टोन एक ओर होता है आपके आयरन का, बिल्कुल ठीक है। आयरन मैग्नेटाइट जो होता है, बिल्कुल ठीक बात है, ओर है वो। अब बार मैग्नेट इज नॉट एनालॉगस टू सोलेनॉइड, गलत बात है, तो अभी मैंने आपको बताया कि ये तो ट्रू है, बार मैग्नेट और सोलेनॉइड एक जैसे होते हैं, बिल्कुल सिमिलरली बिहेव करते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस, ये भी गलत बात है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है, नो ब्रेक्स, कोई ब्रेक नहीं होते मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो ये बातें, छोटी छोटी बातें देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की यहाँ पे। Which of the following statement is or are correct with respect to magnetic lines of force? Same, magnetic lines of force क्या थी, magnetic field lines थी। Magnetic lines of force are discontinuous curve, गलत। Magnetic lines of force do not intersect each other, सही। मैंने अभी बताया था आपको, अगर ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो क्या होगा, तो आपकी दो डायरेक्शन हो जाएंगी एक जगह पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल ये इंटरसेक्ट नहीं करती। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज एंटर इनटू साउथ पोल फ्रॉम द आउटसाइड रीजन, ये भी हमने अभी देखा था, देखिए, है ना, हमेशा साउथ से एंटर करती है बाहर से, तो ये भी ठीक लग रहा है। तो बी एंड सी ठीक लग रहे हैं, इसका मतलब जो राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, दैट इज बोथ बी एंड सी आर राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, देखते हैं फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे ही एक और नई स्टेटमेंट आ गई है कुछ। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेट solenoid form a continuous closed loop. This is unlike the electric dipole, which where these field lines begin from positive charge and end up on negative charge, escape to infinity. तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, और आपको इनकरेक्ट ढूंढ रहा है। ये क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है, लाइंस हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं होती, है ना। अगर आप पॉजिटिव को नॉर्थ के एनालॉगस मान रहे हैं और नेगेटिव को साउथ के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ऐसा नहीं होता। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है ना, ठीक है। द टेंजेंट टू फील्ड लाइन एट अ गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये भी ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया कि भाई किसी भी पॉइंट पे जो आप टेंजेंट डालते हैं तो वो आपको डायरेक्शन बताता है, ये भी ठीक है। आपको गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है। द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया द स्ट्रॉन्गर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी ठीक है भाई, जहां से ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी वहां की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होंगी। वी कैन आइसोलेट द नॉर्थ पोल फ्रॉम साउथ पोल, ये आपकी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये गलत है इसलिए सही ऑप्शन है। एक्चुअली मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक फील्ड का ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, या मैग्नेट्स का ये फंडामेंटल नेचर है कि वो कभी भी मोनोपोल में नहीं एग्जिस्ट करती, वो हमेशा डायपोल में एग्जिस्ट करती है। मतलब आपको सिर्फ नॉर्थ या सिर्फ अकेला साउथ कभी नहीं मिलेगा, अगर नॉर्थ है तो उसका साउथ कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा ही होगा। चलिए, व्हेन अ बार मैग्नेट इज इमर्ज्ड इन अ हीप ऑफ आयरन फिलिंग, एक बार में, ये हमने बचपन में एक्सपेरिमेंट किया था, बार मैग्नेट लेते थे और रेत के अंदर उसको क्या करते थे, आप उसको रेत के अंदर डालते थे तो उसमें से जो आयरन फिलिंग्स है उसे अट्रैक्ट कर लेता था। एंड इज देन टेकन आउट, it is observed that iron filings stick to the surface of bar magnet. A close examination would reveal that iron filling, देखो
तो जब भी आप एक बार मैग्नेट में को आयरन फिलिंग्स में डालोगे, छोटे छोटे आयरन के पीसेस में डालोगे, तो आप देखोगे कि जो आयरन फिलिंग है उसके सबसे ज्यादा पार्टिकल्स यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, यहाँ पे चिपक जाते हैं सबसे ज्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो जो आपका मान लीजिए नॉर्थ और साउथ है, तो पोल्स के पास जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं। तो देखते हैं, स्टिक्स यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सरफेस, नहीं। स्टिक रैंडमली ऑन द सरफेस, नहीं। हैव द मैक्सिमम concentration at the mid portion, नहीं। हैव द मैक्सिमम concentration at the two end of the bar magnet, क्यों? Because at corners, at ends, field strength is highest. फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? हाईएस्ट होती है आपकी पोल्स पे, इसलिए वहां पे स्टिक ज्यादा करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट is same through the entire length of the bar magnet, is greater at the center of the bar magnet, is greatest at the poles, is greatest at the pole। तो जो पोल्स होते हैं ना, जो पोल्स होते हैं वहां पे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मैक्सिमम होती है। लेकिन इसमें एक ऑप्शन और भी ठीक लग रहा है, देखो यहाँ तो मैक्सिमम होती है पोल्स पे, है ना, यहाँ पे तो मैक्स होती है, लेकिन अंदर की तरफ अगर आप देखेंगे तो अंदर की तरफ भी एक ऑप्शन ठीक लग रहा है, वो है यूनिफॉर्म होती है अंदर की तरफ, है ना। ये ना इज सेम थ्रू आउट द एंटायर लेंथ ऑफ द, लेकिन क्योंकि लेंथ में एंड्स भी इंक्लूडेड है इसलिए उस ऑप्शन को हम पूरी तरीके से सही नहीं कह सकते। ये ऑप्शन अपने आप में काफी ठीक लग रहा है, इज ग्रेटेस्ट एट द पोल्स, पोल्स पे सबसे ज्यादा होती है। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ऑब्टेन्ड बाय बार मैग्नेट, नहीं, बार मैग्नेट में यूनिफॉर्म नहीं होती। आप देखिए बार मैग्नेट में तो, है ना, देखो आप जैसे जैसे दूर जाते हो, जैसे जैसे आप दूर जाओगे वीक होती जाती है फील्ड। तो बार मैग्नेट तो इसका सही ऑप्शन है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट होनी चाहिए। हॉर्स शू मैग्नेट, एक्चुअली एक हॉर्स शू मैग्नेट ही ऐसी मैग्नेट होती है जो आपको यूनिफॉर्म फील्ड दे सकती है। जैसे ये मान लीजिए इसका नॉर्थ है, तो इस तरह के नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ ऐसे यहाँ पे बनते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, और एक यूनिफॉर्म फील्ड आती है। सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल भी नहीं दे सकती भाई, क्योंकि आपको पता है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ही बताता है हमें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। यही दिखाता है हमें कि भाई ये तो कभी भी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। देखो नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन है। सिलेंड्रिकल कॉइल भी नहीं कर सकती क्योंकि अगेन वो सर्कुलर के अंदर ही आ जाती है। द मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज मैक्सिमम फॉर, किसके लिए मैग्नेटिक परमेबिलिटी मैक्सिमम होती है? तो मैंने आपको अभी बताया था क्वेश्चन में कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं इनकी रिलेटिव परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है 1 से, या कहना चाहिए कि इनकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी एयर से या फ्री स्पेस से काफी ज्यादा होती है, तो इनकी मैक्सिमम होती है। तो अगर हम इसको रेट करें तो बी की सबसे ज्यादा होगी या फेरो की सबसे ज्यादा होगी, ये आप नोट कर सकते हैं, सो दैट ये आपके बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प करेगा। फिर पैरामैग्नेटिक, फिर आपके डायमैग्नेटिक। नॉन मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक लगभग सेम होते हैं, बट यस। A bar magnet, a bar of diamagnetic material is placed in a magnetic field. Its angle is 30 degree with the direction of magnetic field. How will the bar magnet behave? It will, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है ना, ये वर्ड पढ़ना इंपॉर्टेंट है। डायमैग्नेटिक मटेरियल है ये, डायमैग्नेटिक। It will align itself perpendicular to the magnetic field. It will align itself parallel, parallel तो हो ही नहीं सकता, है ना। Its behavior cannot be predicted. Okay. इट विल रिमेन एज बिफोर। अब देखो इसके दो ऑप्शन बन सकते हैं। इट विल अलाइन इटसेल्फ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो है वो एक तरीके से दिखाएगा कि लीस्ट वेरिएशन के स्टेट में है, तो इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन बन सकता है वो परपेंडिकुलर ही है। वो रिपेल करते हुए एक ऐसे स्टेट में जाएगा जहां वो बिल्कुल भी आपके अलाइनमेंट से बाहर चले जाए, लीस्ट अपने ऊपर एक्सपीरियंस करे चीजों को। तो ए ऑप्शन शुड बी दी perfect या most appropriate option for this. It will remain same as before, नहीं, A option will be more appropriate. क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज सॉफ्ट आयरन हैज, तो ये हमने पहले भी देखा था। इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो रिटेंटिविटी होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए और कोस्टिविटी भी उनकी कम होनी चाहिए।
है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट रिटेंटिविटी कम होगी तभी अच्छी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाएगी तो ही अच्छी इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो जो राइट ऑप्शन हमारा बनेगा वो बन जाएगा बी। इन विच टाइप ऑफ मटेरियल द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो डायामैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं उनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि वो मैग्नेटाइज हो ही नहीं सकते, तो उनकी डिपेंडेंसी नहीं है। इफ अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्रॉट नियर नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट, इफ इट इज अट्रैक्टेड बाय पोल्स, नहीं। रिपेल्ड बाय पोल्स, अट्रैक्टेड बाय नॉर्थ पोल, रिपेल्ड बाय, नहीं। रिपेल्ड बाय नॉर्थ पोल, अट्रैक्टेड, नहीं। रिपेल्ड बाय बोथ पोल। एक्चुअली डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं हो सकती, तो आप किसी भी पोल के पास ले जाइए वो उसे रिपेल ही कर रहा होगा, एक तरीके से वो उसमें से पास नहीं होने देगा। द बी एच कर्व, द बी एच कर्व का मतलब होता है, इसका मतलब होता है आउटपुट, सॉरी, इसका मतलब होता है जो एक्सटर्नल फील्ड है जिसमें हमने किसी मटेरियल को रखा है, और वो जब मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है तो उसकी जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो बी से रिप्रेजेंट। तो इन द फिगर आर एसोसिएटेड विथ, ए और बी किससे एसोसिएटेड है ना। देखो तो ए वाला जो है उसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाला ए है, नैरो वाला। जो नैरो है वो वही है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता है, और जो ब्रॉड है वो होता है जितना ब्रॉड होगा उतनी बेटर परमानेंट मैग्नेट होगी। तो ब्लू वाला आपका जो है, दैट इज बी वाला आपका जो है, जो बी है वो आपका परमानेंट मैग्नेट है, और जो ए है वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना। तो डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक सबसे अच्छा, तो वो डाई और पैरा के बारे में बात कर रहे हैं, तो डाई और पैरा के बारे में बात कर लेते हैं। सॉफ्ट आयरन स्टील, अच्छा तो ज्यादा बेटर ये है ना। तो जो सॉफ्ट आयरन है उसकी लो कॉन्स्टिविटी होती है और लो रिटेंटिविटी होती है ना। तो ए ये लग रहा है और बी ये लग रहा है। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक की हम बात करें तो पैरा और डाई को हम यहाँ से नहीं बता सकते, यहाँ से हम, क्योंकि डायमैग्नेटिक मटेरियल तो वैसे ही मैग्नेटाइज होता ही नहीं है ना। तो ये दोनों एक्चुअली पैरामैग्नेटिक मटेरियल ही है। लेकिन हमें पता है सॉफ्ट आयरन को होता है उसकी पॉजिटिविटी कम होती है, उसकी अपोज करने की टेंडेंसी कम होती है, तो वो ए वाला फिगर से रिलेट करेगा, और जो आपका स्टील है वो बी वाले से रिलेट करेगा। इसका राइट ऑप्शन ये जाएगा। अबव क्यूरी टेम्परेचर, एक बार आप एक क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर चले गए तो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैग्नेटाइजेशन बंद हो जाता है क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स फेरोमैग्नेटिक, a ferromagnetic substance becomes diamagnetic, a paramagnetic substance becomes diamagnetic, a ferromagnetic substance becomes paramagnetic. तो बेसिकली a paramagnetic substance becomes diamagnetic, है ना। फेरोमैग्नेटिक तो कभी डायमैग्नेटिक नहीं बन सकता, लेकिन पैरामैग्नेटिक जो है टेम्परेचर बढ़ाने से मैग्नेटाइजेशन कम होता है, याद रखिएगा। तो जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे मैग्नेटाइजेशन कम होगा, तो एक पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बन सकता है। फेरोमैग्नेटिक में कोई चेंजेस इतने लार्जली नहीं आते। तो हाँ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसा हो सकता है कि परमानेंट डीमैग्नेटाइजेशन में चले जाए, तो इसका राइट ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन। ये चैप्टर छोटा चैप्टर था, इसमें जो क्वेश्चंस थे सारे कॉन्सेप्चुअल थे। तो अब जब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आप देखेंगे वहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, और वो सीयूटी के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी हो जाता है। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।